हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। क्लास 12th का चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक है हमारा बिहेवियर एनालिसिस। और बिहेवियर एनालिसिस में हम लोग कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे, जिसमें से दो टेक्निक्स हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। हमने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में भी इन दोनों के बारे में बात की थी। पहली टेक्निक है इंटरव्यू। अब तो आप सबको पता है इंटरव्यू क्या चीज़ होती है और कितने टाइप्स के अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। इंटरव्यू जब हम लेते हैं अपने सब्जेक्ट्स का, और सब्जेक्ट से मेरा मतलब है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टेक्निकल टर्म्स कुछ ऐसे हैं जो आपको अब अपने आंसर्स में भी यूज़ करने पड़ेंगे। तो जब सब्जेक्ट्स का हम इंटरव्यू लेते हैं तो हमारे इंटरव्यू दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। पहले मैं अनस्ट्रक्चर्ड बता देती हूँ। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि हमारे पास क्वेश्चंस फिक्स नहीं होते। हम कुछ चीज़ें सोच के जाते हैं कि हमने ये चीज़ें उनसे बेसिक पूछनी है, बाकी क्वेश्चंस उनके आंसर रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे अपने आप बनते जाते हैं। तो जब इंटरव्यूअर जाता है इंटरव्यू लेने, तो वो एक आध क्वेश्चन तो जो वो सोच के आया होता है वो पूछता है, बाकी वो उसके जो रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं आपके सब्जेक्ट के, उसके बेस पे वो नए नए क्वेश्चंस बनाते बनाते उसकी पर्सनालिटी को असेस करने की कोशिश करता है। दूसरा जो इंटरव्यू है वो टाइप ऑफ इंटरव्यू है स्ट्रक्चर्ड मतलब इसमें पहले से क्वेश्चंस ऑलरेडी सेट होते हैं। आपको उससे आगे पीछे नहीं पूछना है। जो क्वेश्चंस आप लिख के लेके गए हो, जो प्रॉपर आप उसका शेड्यूल बना के गए हो, उसी में से आपने क्वेश्चंस पूछने हैं। आप क्वेश्चंस अपने आप ऐड ऑन नहीं कर सकते, और हो सकता है कि आंसर्स के भी स्पेसिफिक पॉइंट्स दिए हों। इसमें क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड दोनों हो सकते हैं। क्लोज एंडेड आंसर होते हैं जिसमें आपको चूज करना होता है गिवन आंसर्स में से, और ओपन एंडेड होते हैं जिसमें खाली आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आप उसका आंसर कैसे भी अपनी मर्जी से दे सकते हो। ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी इसमें आती है, क्योंकि क्या होता है कि इसके जो आंसर्स होते हैं वो क्वेश्चन भी फिक्स्ड होते हैं और उसके बेस पे हमारी रेटिंग भी फिक्स होती है। तो इसमें हम क्योंकि रेटिंग स्केल का यूज़ कर लेते हैं, स्कोर करना इजी हो जाता है। इसमें अपने ओपिनियन से हम कुछ ऐड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा आ जाती है जब हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लेते हैं किसी का बिहेवियर एनालाइज करने के लिए, ठीक है। अच्छा, दोनों की ही एक अच्छा पहले ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि इन दोनों की लिमिटेशंस हैं बहुत सारी। वैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत एक्सपर्टीज चाहिए आपको। एक इंटरव्यूअर को भी समझने के लिए एक एक्सपर्ट, मतलब बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए रिस्पॉन्सेज को एनालाइज करने के लिए, कि अगर उसके रिस्पॉन्सेज इस तरह के आ रहे हैं तो उसका क्या मतलब बनता है, ठीक है। तो कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं एनालाइज कर सकता किसी का बिहेवियर जब तक कि किसी की बैकग्राउंड नॉलेज ना हो उस चीज़ को लेके। दूसरा ऑब्जर्वेशन मेथड है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? जब हम किसी को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं और हम उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं ऑब्जर्व करने के लिए जाते हैं, हमारा फोकस किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स पे होता है जिसको हमने ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। अब इसमें एक तो रिक्वायर्स ट्रेंड ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्व कर रहा है वो बहुत ट्रेंड होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसने क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी है और और कैसे नोट करनी है अपनी ऑब्जर्वेशन, कितनी डिटेल चाहिए ऑब्जर्वेशन नोट करने के लिए। और इसकी भी यही लिमिटेशन है दोनों की, एक तो टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपर्ट होना चाहिए जो ये काम कर रहा है। दूसरा इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि जैसे आप सपोज आप किसी सब्जेक्ट है आपका जिसके आप घर में उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करने जा रहे हो, और आप उसके घर में गए हो और आप साइड में बैठे हो और आप उनको बोल रहे हो कि आप नॉर्मली जैसे बिहेव करते हो वैसे करो, मैं सिर्फ आपको ऑब्जर्व करूंगा। तो आप खुद ही इमेजिन करो कि कोई स्ट्रेंजर आके घर में बैठा और आपको बोल रहा है वैसे ही रहो जैसे आप अपने घर में रहते हो, तो क्या आप वैसे ही रहोगे जैसे आप नॉर्मली विदाउट किसी स्ट्रेंजर के रहते हो? नहीं हो सकता ना। जब आपको पता है कि सामने कोई बैठा है, बाहर से आया और वो आपको देखने के लिए आया स्पेशली, तो आपका बिहेवियर में चेंज आएगा ही आएगा। आप उस तरीके से नहीं बिहेव कर पाओगे जैसे आप नॉर्मली रहते हो घर में। तो इसका क्या मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर एज एन ऑब्जर्वर में कंटामिनेट द रिजल्ट। तो फिर जो स्ट्रेंजर जो ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है वो रिजल्ट तो खराब हो जाएगा ना, क्योंकि उसको वो रिस्पॉन्स ऑनेस्टली मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये दोनों आपके जो है ना ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू, इसमें यही प्रॉब्लम आ जाती है कि कई बार रिस्पॉन्सेज सही नहीं आते, क्योंकि जब सब्जेक्ट को पता है कि उसके बारे में जानने की कोशिश हो रही है तो वो अपना बेटर वर्जन ही दिखाता है, वो अपने आप को बेटर ही दिखाता है, नॉर्मल वैसे नहीं दिखाता जैसे वो एक्चुअली हो सकता है, ठीक है।
तीसरा आ जाता है बिहेवियर रेटिंग। बिहेवियर रेटिंग होती है ये जब हम किसी के बिहेवियर के बारे में उसके आसपास के लोगों से रेटिंग लेते हैं। जैसे सपोज मेरे फ्रेंड से आपने पूछा मेरे बारे में कि आप मेरे को उसको बोला आपने कि मेरे को वो 5 रेटिंग देगी 1 2 3 4 5 अलग अलग बिहेवियर के लिए। जैसे मैं गुस्से में 1 2 5 में कैसी हूँ, मैं जब मैं खुश होती हूँ तो 1 2 5 मेरे में से कितनी रेटिंग मुझे मिलेगी। जैसे हम स्टार्स देते हैं 5 स्टार्स 2 स्टार्स, तो ये उन लोगों से ली जाती है जो सब्जेक्ट के बहुत क्लोज होते हैं, जो उस पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हैं जिसको उन्होंने रेटिंग देनी है। अगर जानते नहीं होंगे तो फिर तो वो रेटिंग भी नहीं दे पाएंगे। तो जैसे फ्रेंड हो गए, फैमिली वाले हो गए, कोलीग्स हो गए जिनके साथ वो काम करता है, उनसे जाके साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि इस पर्सन को आप रेटिंग दो कि जब ये एग्रेशन में होता है तो इसका बिहेवियर कैसा होता है, उसके बेस पे इसको रेटिंग दो। तो ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पे ना लोगों से रेटिंग ली जाती है और जनरली सब ज़्यादा लोगों से लेते हैं ताकि हम एवरेज निकाल के देख सके कि ज़्यादा रेटिंग किस बिहेवियर में मिल रही है। और उस रेटिंग का हमने मीनिंग पहले से बनाया होता है कि 1 अगर स्टार होगा तो उसका ये मतलब है, 2 स्टार होगा तो ये मतलब से 1 का होता है ना आपको कि 5 स्टार का वेरी गुड होता है, 3 स्टार का गुड होता है, वैसे ही इसमें भी 2 तरह की लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशन है रेटर्स डिस्प्ले बायस। जो रेट करने वाले लोग हैं ना वो बायस हो जाते हैं कई बारी। सपोज कोई मेरे को बहुत अच्छा मानता है तो वो मेरे को नेगेटिव रेटिंग कम देगा, है ना। और जो मेरे से जेलस होता है, अगर कोई मेरा कोई कोलीग है और साइकोलॉजिस्ट को नहीं पता कि वो मेरे से जेलस होता है तो वो तो मेरे को जानबूझ के रेटिंग कम देगा। तो यहाँ पे बायस आ गया पहले से ही रेटर्स का। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या होता है, जैसे सपोज कि किसी को हमने देखा कि वो बहुत अच्छे से बात करता है लोगों से, तो हम उसके बारे में पूरी पर्सनालिटी पहले से ही असेस करके बोल देते हैं कि अगर वो बहुत अच्छे से बात करता है सबसे तो वो बहुत फ्रेंडली है, वो बहुत सोशल है। हम उसकी एक चीज़ को देख के पूरी पर्सनालिटी को डिसाइड कर लेते हैं। अगर कोई बहुत रूडली बात कर रहा है तो हम यही मान लेते हैं कि ये बहुत गुस्से वाला है, ये लोगों से ढंग से बिहेव नहीं करता, इसको मैनर्स नहीं है। मतलब हम कोई एक ही चीज़ को देख के ना पर्सन की पूरी पर्सनालिटी अपने माइंड में बना लेते हैं, उसको बोलते हैं हेलो इफेक्ट। इसका उल्टा होता है, पॉजिटिव अगर हम सोचे तो हेलो इफेक्ट होता है, नेगेटिव अगर हम सोचे तो उसको डेविल इफेक्ट बोलते हैं, लेकिन वो आपकी बुक में नहीं है। मतलब कि हमने एक चीज़ अच्छी देखी किसी के बारे में और हमने पूरी पर्सनालिटी उसकी अच्छी बना ली अपने माइंड में, तो वो हो गया हेलो इफेक्ट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रेटर्स के माइंड में मतलब इसकी वजह से बायस आ जाता है, वो रेटिंग में भी फिर फर्क आ जाता है। अब मिडिल कैटेगरी बायस क्या चीज़ है। मिडिल कैटेगरी बायस तो आपने बहुत कॉमनली अपने साथ भी देखी होगी। जब आपको रिस्पांस देने के लिए बोलते हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में, मतलब वेरी हाई, वेरी लो या मॉडरेट, 3 अगर दिए हों, तो जनरली आप ज़्यादातर रिस्पॉन्सेज कौन से चूज़ करते हो, मॉडरेट वाले, मिडिल कैटेगरी वाले। मतलब आपको किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा ही रूड है या फिर वो बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली है, और एक ऑप्शन दिया हुआ है वो ठीक है, मीडियम है, तो ज़्यादातर लोग क्या चूज़ करेंगे, मीडियम चूज करेंगे। क्योंकि लोग ना एक्सट्रीम चूज करने से थोड़ा सा डरते हैं, अवॉइड ही करते हैं एक्सट्रीम चूज करना। उनको लगता है कि कहीं बाद में जाके कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए या फिर उसकी वजह से किसी की इमेज ना खराब हो जाए। तो मिडिल कैटेगरी बायस बोलते हैं इसको, कि मिडिल कैटेगरी चूज करना पसंद करते हैं लोग, अगर 3 एक्सट्रीम में से मिडिल भी दी हो तो। और एक्सट्रीम रिस्पांस को अवॉइड ही करते हैं वो ज़्यादातर। ठीक है, तो ये दोनों ये किसके लिमिटेशन हो गए, बिहेवियर रेटिंग के। फिर आता है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन में क्या होता है, पीयर असेसमेंट होती है। पीयर क्या होते हैं, पीयर हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं। अब दोस्तों से पूछा जाता है, अब जो हमारा सब्जेक्ट है, सपोज हमारा सब्जेक्ट है ए और इसके 2 दोस्त हैं बी और सी। हमने बी और सी से पूछा कि अगर आपको ए के साथ 5 एक्टिविटीज़ करनी है तो आप उसमें से किसके लिए उसको चूज़ करोगे। और 5 एक्टिविटीज़ में जैसे एक हो गया पढ़ने के लिए, एक हो गया खेलने के लिए, एक हो गया बाहर घूमने के लिए, एक हो गया आपका कुछ भी, मतलब कि 5 एक्टिविटीज़ आपने दे दी और बोला कि आप बताओ कि उसमें से किसके लिए आपको लगता है कि ए सबसे सूटेबल है। तो हो सकता है बी बोले कि मैं ए के साथ पढ़ूंगा क्योंकि जब वो मेरे साथ पढ़ता है तो हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है।
और सी बोलेगा कि मैं उसके साथ बाहर घूमने जाऊंगा, क्योंकि वो बाहर घूमने जाता है तो हम बहुत अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम ना पीयर्स को नॉमिनेट करने के लिए बोलते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट के बारे में आप उसको नॉमिनेट करो कि वो किन चीज़ों में अच्छा है, किन चीज़ों में ख़राब है, आपको उसके साथ क्या करना अच्छा लगता है और आपको क्या नहीं करना उसके साथ अच्छा लगता है। तो ऐसे जो फ्रेंड्स होते हैं ना वो नॉमिनेट करते हैं। ये चीज़ आप ग्रुप में भी कर सकते हो। ग्रुप में जैसे आप ABC तीनों को ही ले लो और तीनों को बोलो कि आपस में एक दूसरे को नॉमिनेट करो कि अगर आपने पढ़ना होगा तो आप किसके साथ पढ़ोगे, अगर आपने खेलना होगा तो आप किसके साथ खेलना पसंद करोगे, अगर आपने शॉपिंग करने जाना होगा तो आप किसके साथ जाना पसंद करोगे। तो ये एक दूसरे को चूज़ करेंगे। ये कोई बोलेगा कि मैं B के साथ जाऊंगा क्योंकि वो बार्गेनिंग अच्छी करता है, ये बोलेगा कि मैं A के साथ जाऊंगा। तो ऐसे हम नॉमिनेट करवाते हैं अपने दोस्तों के बीच में। उससे क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट को ना उस पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है, क्योंकि जो पीयर्स हैं वो इतना तो ऑब्जर्व करते ही हैं, साथ में रहते हैं, तो इतना तो वो जान ही लेते हैं ना कि कौन सी चीज़ में कौन अच्छा है। तो वो चीज़ उनसे पता चल जाती है नॉमिनेशन के थ्रू। और लास्ट है आपका सिचुएशनल टेस्ट। सिचुएशनल टेस्ट क्या होता है, इसमें एक बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन दी जाती है। स्ट्रेसफुल मतलब बहुत टेंशन वाली और फ्रस्ट्रेशन वाली, और फिर नोट किया जाता है कि जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो सब्जेक्ट उस टाइम कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, इसमें उनको कोई टास्क दे देते हैं करने के लिए। 2 लोग होते हैं, 2 या 3 लोग होते हैं, और उनको कोई टास्क कोई काम दे देते हैं कि आपको ये काम इतनी देर में कंप्लीट करना है। ठीक है, और फिर ना बाकी दोनों लोगों को बोल देते हैं कि आप ना उसके साथ कोऑपरेट मत करना, आप उसको इंटरफेयर करना, सब्जेक्ट को आप जितना हो सके उसका काम खराब करने की कोशिश करना, उसके साथ कोऑपरेट मत करना। जैसे आप इमेजिन कर लो कि आपके ऑफिसेज में कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपको कोई काम मिला है और आपके साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा, आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, या आपके काम को खराब करने की कोशिश करी जा रही है। तो उस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं और फिर देखा जाता है कि जो सब्जेक्ट है ना वो उस टाइम पे उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करता है, वो उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करता है। तो ये सिचुएशन टास्क बेसिकली यही देखा जाता है कि स्ट्रेस में सिचुएशन ऐसी हो जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो उस टाइम वो कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये 5 आपकी टेक्निक्स हैं जिससे हम बिहेवियर एनालाइज कर सकते हैं किसी का भी, और इन सब की लिमिटेशंस भी हैं कुछ कुछ जो मैंने आपको बता दिए। तो अब हमारा जो 12th का चैप्टर 2 है ये ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर 3 का नाम है मीटिंग न्यू लाइफ चैलेंजेस। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरी वेट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।